ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का एपिसोड 9 आ चुका है। एपिसोड की शुरुआत में हमें फिर से डेमन कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहां एक नोटिफिकेशन पैनल नजर आता है। इसमें लिखा होता है कि जिन्वू को प्रीफाइड ब्लड ऑफ द डेमन मोनार्क मिल चुका है। यही वह चीज थी जिसकी जरूरत उसे एलिक्सियर ऑफ लाइफ बनाने के लिए थी। इतनी मेहनत उसने इसी के लिए की थी। अब यहां पर क्राफ्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि उसके पास सभी तीनों इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। लेकिन इस क्राफ्टिंग के लिए उसके इंटेलिजेंस स्टैट की मदद ली जाएगी, तो चांस थोड़ा अनिश्चित होता है। जिन्वू एग्री कर देता है, क्राफ्टिंग शुरू होती है और फाइनली सक्सेसफुल भी हो जाती है। एलिक्सर ऑफ लाइफ अब उसके पास है। अब जिन्वू सोचता है कि क्या इससे उसकी मां की इटर्नल स्लीप वाली प्रॉब्लम हल हो सकती है या नहीं। तभी पीछे से आयरन ड्रैगन की बॉडी को उठाकर लाता है। वह इसे अराइज करने के लिए लाया होता है, तो जिन्वू उसे अराइज कर देता है। लेकिन वह उसका नाम भूल जाता है, इसलिए उसका नाम काइजल रख देता है। अब एसल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है, हम इस ड्रैगन पर बैठकर जल्दी से जल्दी घर जा सकते हैं और वहां जबरदस्त पार्टी करेंगे। लेकिन जिन्वू के कुछ और ही प्लान्स होते हैं। वह पहले अपनी मां को ठीक करना चाहता है। अब वह सोचता है कि क्या करे। वह अपने बाकी रिवॉर्ड्स चेक करता है और उसे याद आता है कि उसे एक रून स्टोन मिला था। इस स्टोन की मदद से उसे शैडो एक्सचेंज नाम की एक एबिलिटी मिलती है, जिससे वह अपने शैडो सोल्जर्स के साथ जगह बदल सकता है। अब आपको याद होगा, जिन्वू ने यहां आने से पहले अपने इलाके में कुछ सोल्जर्स छोड़े थे, तो अब वह उनमें से एक सोल्जर के साथ जगह एक्सचेंज कर लेता है और वहां जाने लगता है। वह एसल से कहता है, ठीक है एसल, तुम घर जाओ और अपना ख्याल रखना। एसल कहती है, जिन्वू, मैं तुमसे। लेकिन तभी जिन्वू का एक सोल्जर वहां आ जाता है और हमें कभी पता नहीं चलेगा कि एसल क्या कहना चाहती थी। जिन्वू एक गली में पहुंच चुका होता है और हमें बताया जाता है कि अब 3 घंटे तक वह अपनी शेडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वह एक जबरदस्त जंप लगाता है, कैसल ड्रैगन को बुलाता है और उस पर बैठकर उड़ जाता है। दूसरी ओर हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। जिन चुल ने फ्लाइंग एंड्स पर एक रिपोर्ट तैयार की होती है और उनकी स्ट्रेटजी भी बन चुकी होती है। योजना यह होती है, वे स्पेशल इंटरफेरेंस वेव्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि एंड्स एक दूसरे से कांटेक्ट ना कर पाएं। फिर वे आइलैंड के अंदर जाएंगे। दूसरी टीम क्वीन एंट के पास जाएगी उसे खत्म करने के लिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये इंटरफेरेंस वेव्स सही से काम करेंगी या नहीं। लेकिन अगर उनका प्लान फेल हो जाता है, तो उनके पास एक एस्केप रूट भी तैयार होता है। सम जिन्वू कहां है? गुही पूछता है, क्या तुम्हें सन जिन्वू की कोई रिपोर्ट मिली? पता है वो कहां है? नचल जवाब देता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। अब हमें बेक का सीन दिखाया जाता है। वह अपने दोस्त बंगो के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। बंगो एक एस रैंक हीलर है और काफी अच्छा हंटर रहा है, लेकिन अब वह रिटायर हो चुका है। वह पहला हंटर है जिसने बिना किसी चोट या जख्म के रिटायरमेंट लिया। बंगो पूछता है, तो बेग, तुम सच में जेजू आइलैंड रेड पर जाने वाले हो? बेग जवाब देता है, हां। अब यहां पता चलता है कि उनका एक दोस्त नासक भी जेजू आइलैंड रेड पर गया था, लेकिन वह वहां बुरी तरह मारा गया। इसकी और डिटेल्स आने वाले एपिसोड में मिलेंगी। बेग कहता है, अगर हमने इन एंड्स को ऐसे ही खुला छोड़ दिया, तो यहां के लोगों की भी वही हालत होगी। बंगो जवाब देता है, मैं वहां कभी नहीं जाना चाहता, मैं मना करता हूं। बेग कहता है, मैं तुम्हें इनवाइट करने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ अलविदा कहने आया हूं। मुझे नहीं पता हम फिर मिलेंगे या नहीं। अब बंगो बताता है कि वह सिविल सर्विस एग्जाम देने वाला है, क्योंकि वह बहुत खून खराबा देख चुका है और अब शांति की जिंदगी चाहता है। उसे इतिहास, हिस्ट्री बहुत पसंद है। बेग ये सुनकर सोच में पड़ जाता है और नोटिस करता है कि हंटर्स को लड़ाई से डर नहीं लगता। वे हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। शायद यही कारण है कि लोग अवेकन होते हैं, क्योंकि उनके अंदर लड़ने की इच्छा होती है। दूसरी ओर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है।
जिनवू अपनी माँ के पास बैठा होता है। वह देखता है कि उसकी माँ के गले पर जला हुआ निशान है। जिनवू को याद आता है कि बचपन में वह गर्म पानी से अपनी माँ के बाल धोना चाहता था, लेकिन गलती से उसकी माँ की गर्दन जल गई थी। यह निशान जिनवू की वजह से हुआ था। वह एलिक्सर ऑफ लाइफ को अपने हाथ में ले आता है और सोचता है कि यह काम करेगा या नहीं। सिस्टम ने अब तक उसकी बहुत मदद की है, उसे ई रैंक हंटर से एस रैंक हंटर तक पहुंचा दिया है, लेकिन अब एक बार फिर उसे सिस्टम पर भरोसा करना होगा। एलिक्सर ऑफ लाइफ पिलाने से पहले वह थोड़ा कांपता है, लेकिन फिर भी अपनी मां को यह पिला देता है। इसके बाद वह नोटिस करता है कि उसकी मां की त्वचा चमकने लगती है, उनके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं और जला हुआ निशान भी गायब हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद उसकी मां जाग नहीं रही होती, जिससे जिनवू थोड़ा डिप्रेस हो जाता है। वह बैठ जाता है और सोचता है, प्लीज मम्मा, उठिए। दूसरी ओर हमें जिना का सीन दिखाया जाता है, जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रही होती, इसलिए वह बाहर घूमने निकल जाती है। इधर जिनवू अपनी मां को देखते हुए इन्हीं बातों में डूबा होता है, जब अचानक उसकी मां की आंखें खुल जाती हैं। ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। उसकी मां सबसे पहले जिना के बारे में पूछती हैं। जिनवू बताता है कि वह भी बिल्कुल ठीक है। उसकी मां कहती हैं, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम काफी मैच्योर हो गए हो और तुमने अपना वादा पूरा किया, लेकिन तुम्हें चोट लगी हुई है। इसका मतलब यह है कि तुमने बहुत मेहनत की होगी, है ना? यह सुनकर जिनवू रोने लगता है। यह पल वही था जिसके लिए उसने शुरुआत से लेकर अब तक इतनी मेहनत की थी। अगली सुबह डॉक्टरों को बताया जाता है कि इटर्नल स्लीप वाली पेशेंट जाग चुकी है और यह एक असाधारण केस है। उनकी बॉडी में अब कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं है, इसलिए उनकी फैमिली चाहती है कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए। जिना अस्पताल पहुंचती है और अपनी मां को ठीक देखकर इमोशनल हो जाती है। इस पर जिनवू सोचता है, अब तक मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन मेरा असली रिवॉर्ड तो अब मिला है। दूसरी ओर हमें एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग दिखाई जाती है, जहां गुही जेजू आइलैंड रेड के चौथे मिशन की घोषणा करता है। हाल ही में विंग्ड एंट द्वारा हमला हुआ था और इसका जवाब देने के लिए यह रेड प्लान किया गया है। गुही बताता है, इस मिशन में केवल एस रैंक हंटर्स हिस्सा लेंगे। जापान से भी 10 एस रैंक हंटर्स आने वाले हैं। ए रैंक और उससे नीचे के हंटर्स सिर्फ सपोर्ट के लिए रहेंगे। इस बार हम पक्का जीतेंगे। बंगो भी यह खबर देख लेता है और पुराने दिनों को याद करने लगता है, जब वह बेक और नसक के साथ था। उस वक्त यूसुक भी जिंदा था और वह बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा था। यूसुक ने कहा था, हमसे ज्यादा डर तो उन लोगों को लगना चाहिए जिनको लड़ना ही नहीं आता। फिर वह बोला, हम तीनों को एक दूसरे का साथ देना होगा, खासकर बेक का। इधर जिनवू अपनी फैमिली के साथ घर लौटता है और देखता है कि घर बहुत गंदा पड़ा हुआ है। वह जिना का चेहरा पकड़कर कहता है, मैं बस बाहर गया था और तुमने पूरे घर की हालत खराब कर दी। इस पर उसकी मां हंसते हुए कहती हैं, अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। अब 4 साल बाद हम फिर से साथ में सफाई करेंगे। यह घर बहुत पुराना हो चुका था। बचपन से लेकर अब तक वे यहीं रह रहे थे। लेकिन अब जिनवू को एहसास होता है कि हंटर बनने के बाद से वह अपनी फैमिली से बहुत दूर हो चुका है। वह सोचता है, कहीं मैंने कोई ऐसी लाइन तो क्रॉस नहीं कर दी जहां से मैं वापस नहीं आ सकता। इस बीच उसकी मां परिवार की एक पुरानी फोटो देखती है, जिसमें जिनवू के डैड भी होते हैं। वह पूछती हैं, क्या तुम्हें उनके बारे में कोई अपडेट मिला? जिनवू जवाब देता है, नहीं, अब तक कुछ भी पता नहीं चला। फिर उसकी मां बताती हैं कि जिनवू के डैड हंटर बनने से पहले एक फायर फाइटर थे। वह बहुत कूल लगते थे जब वे लोगों को बचाते थे। यही वजह है कि यह खूबी जिनवू में भी आई है। जिना भी कहती है, मेरे अंदर भी यह खूबी है। मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूं और लोगों की मदद करना चाहती हूं। इस पर उनकी मां मुस्कुराकर कहती हैं, बिल्कुल। दूसरी ओर हमें गोही का सीन दिखाया जाता है। वे एक एस रैंक हंटर के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, जो अमेरिका से आया था। वह यहां सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि कुछ जानकारी इकट्ठा करने आया था, खास तौर पर हंग डोंगसू के बारे में,
गुही पूछता है, क्या यह हंटर जेजू आइलैंड रेड में हिस्सा लेगा? लेकिन नचल जवाब देता है, नहीं, वह इस रेड में शामिल नहीं होगा। गुही फिर से जिन्वू के बारे में पूछता है, तो नचल बताता है कि उनका जिन्वू से संपर्क हो चुका है और वह जल्द ही आने वाला है। गुही जिन्वू को जेजू आइलैंड रेड की पूरी जानकारी दे देता है। जिन्वू इसे सुनकर सोचता है, यह तो मेरे लिए लेवल अप करने का शानदार मौका है, लेकिन इस समय जिन्वू ऐसा नहीं कर सकता। इससे पहले कि वह अपना जवाब दे पाता, उसे एक खतरनाक आभास होता है। कुछ एस रैंक हंटर्स आसपास ही लड़ रहे होते हैं। गुही बताता है कि जिम में एस रैंक हंटर्स अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी यह सब वार्म अप है। लेकिन यहां भाई खतरनाक फाइट हो रही होती है। बेक, जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, सामने मां डोंगवूक से भिड़ रहा होता है। दोनों ही कमाल के हंटर्स हैं, लेकिन इसे देखकर जिन्वू को लगता है बेक तो ठीक से संभाल नहीं पा रहा। इसी बीच चोई जोंगिन आ जाता है और कहता है, ऐसा मत कहो, वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। फिर वह बताता है कि मां डोंगवुक फेम गिल्ड का एक टॉप हंटर है। जिन्वू पूछता है, तो फिर वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? सामने वाला तो काफी तगड़ा है। इस पर चोई जोंगीन जवाब देता है, देखो, लोगों के सामने अपनी पूरी ताकत दिखाना थोड़ा अजीब हो सकता है। जब वह फुल पावर पर लड़ता है तो वह एक मॉन्स्टर बन जाता है। इसी दौरान नाइट्स गिल्ड के लोग भी वहां खड़े होते हैं। फिर दरवाजा खुलता है और गोटो रयूजी की टीम वहां आ जाती है, यानी जापानी एस रैंक हंटर्स भी आ चुके हैं। इधर हानेकावा जिन्वू के बारे में बाकी हंटर्स को बताती है। सभी लोग जिन्फू का ऑरा देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। गोटो रयूजी सोचता है, यह तो कोई असॉल्ट टाइप हंटर लग रहा है, लेकिन हानेकावा क्लियर करती है, नहीं, यह मेज टाइप हंटर है। इस बीच चाहे ही को भी पता चल जाता है कि जिन्वू आ चुका है और लिम ताएग्यू कहता है, अरे, यह तो वही है जिसने हमारे मिनसुंग की कॉन्फ्रेंस खराब कर दी थी। अब फाइट जारी रहती है और हानेकावा कहती है, वैसे इनके फाइट का लेवल कुछ खास नहीं लग रहा, शायद इसलिए क्योंकि मैं हमेशा गोटो रयूजी सर की फाइट्स देखती हूं। उनकी फाइट ज्यादा पावरफुल होती है। इधर कुछ ए रैंक हंटर्स भी मौजूद होते हैं, जिनमें से एक होता है पार्क, जो नाइट्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। हानेकावा को पार्क के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जो उसे थोड़ा अजीब लगता है। तभी चाहे ही वहां आकर कहती है, यहां कोई हंगामा मत करना। गोटो रयोजी जवाब देता है, ठीक है। अब चूंकि सारे एस रैंक हंटर्स वहां इकट्ठे हो चुके थे, तो गोटो रयोजी एक फ्रेंडली मैच का सुझाव देता है। हम सब मिलकर एक छोटा सा मैच रखते हैं, तुम लोग इसके रूल्स डिसाइड कर सकते हो। इस पर गुही कहता है, ठीक है, लेकिन इस फाइट में मेजेस को दूर रखेंगे, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ का सही अंदाजा नहीं लग पाता। साथ ही नॉन कॉम्बैट हंटर्स को भी बाहर रखेंगे। बेक मैच के रूल्स बताता है, अगर किसी की कलाई पकड़ ली गई तो वह आउट हो जाएगा। अगर किसी की बैक को टच कर दिया गया तो वह आउट हो जाएगा। अगर कोई नीचे गिर गया तो वह आउट हो जाएगा। अब दोनों टीम्स तैयार हो जाती हैं। कोरियन टीम चा, लिम, मा और बेक जापानी टीम तातारा, कुमामोटो, होशनो और तनाका। अब यार ये भयंकर मुकाबला होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।